नमस्कार साथियों, आज हम फिर से इसी कड़ी में आगे बढ़ते हुए बीएससी बीएड थर्ड मैथ समीकरण विश्लेषण हमारी बुक चल रही है साथियों, और इसका चैप्टर नंबर 5 अनुकोण प्रतिचित्रण। और आज का जो हमारा टॉपिक रहेगा वो द्विरेखिक रूपांतरण, मोबियस रूपांतरण, रेखिक भिन्नात्मक, बाइलिनियर या फिर हम मोबियस या लीनियर फ्रैक्शनल ट्रांसफॉर्मेशन कह सकते हैं। तो देखिए स्टूडेंट्स, W बराबर AZ प्लस बी और मेन बट्टे के अंदर CZ प्लस डी रूप का जो रूपांतरण है वो एक द्विरेखिक रूपांतरण या रेखिक भिन्नात्मक रूपांतरण कहलाता है। और जहां पर ABCD है वो समिश्र अचर है साथियों। लेकिन यहां पर खास बात ये रहने वाली है कि AD माइनस BC का मान है वो नॉट इक्वल टू 0 होना चाहिए साथियों। और इस कॉन्सेप्ट को भी मैं क्लियर करने वाला हूं कि AD माइनस BC नॉट इक्वल टू क्यों होना चाहिए साथियों। आप वीडियो में अंत तक बने रहिए, इस कॉन्सेप्ट को मैं अंत में क्लियर करने वाला हूं साथियों। यहां पर आप देख सकते हो अचर व्यंजक AD माइनस BC इस रूपांतरण की सारणिक कहलाती है। अर्थात हम कह सकते हैं कि इस तरीके से मैंने एक सारणिक बनाई है AD माइनस BC, सारणिक आप हल कर सकते हो। यदि AD माइनस BC बराबर 1 है तो इसको हम परसामान्यीकृत रूपांतरण भी कहते हैं साथियों। क्या कहेंगे? अगर AD माइनस BC का मान 1 है तो रूपांतरण है वो परसामान्यीकृत कहलाता है। क्योंकि इस रूपांतरण का अध्ययन सर्वप्रथम गणितज्ञ मोबियस ने किया था, इसलिए इसे प्राय मोबियस रूपांतरण भी हम कहते हैं। क्योंकि W बराबर AZ प्लस बी और मेन बट्टे के अंदर CZ प्लस डी दो रेखिक रूपांतरणों का अनुपात है, तो इसलिए इसे हम रेखिक भिन्नात्मक भी कहते हैं साथियों। तो यहां पर हम रेखिक इसलिए बोल रहे हैं कि W और Z की जो पावर है वो 1 है साथियों। तो यहां पर हम W के बट्टे में 1 लगाकर इस तरीके से भी इसको हम लिख सकते हैं कि CWZ और प्लस DW माइनस AZ और माइनस B बराबर है 0 के रूप में लिखने पर यह W और Z दोनों में क्या है? रेखिक है। अतः इसे हम द्विरेखिक रूपांतरण भी कहते हैं साथियों। कि यहां पर W और Z की जो अधिकतम पावर है वो 1 है, इसलिए हम इसको रेखिक बोलते हैं साथियों। उसके बाद में देखिए स्टूडेंट्स, द्विरेखिक रूपांतरण का प्रतिलोमन रूपांतरण। उसके बाद में W के बट्टे में 1 लगाकर यहां पर हम तिरछा गुणा कर लेंगे। गुणा करने पे यहां पर हम Z का मान इस तरीके से निकाल सकते हैं, और Z का जो मान है वो मेरे पास माइनस DW प्लस बी और मेन बट्टे के अंदर CW माइनस A निकल कर आ जाता है। इसकी अगर हम सारणिक निकालते हैं तो देखिए स्टूडेंट्स, AD माइनस BC आता है, जो कि द्विरेखिक रूपांतरण की सारणिक के क्या है? बराबर है। जो पहले W का जो मान हमने निकाला था उसकी सारणिक और यहां पर जो प्रतिलोमन की जो सारणिक है उन दोनों का मान इक्वल है साथियों। अब यहां पर हम AD माइनस BC नॉट इक्वल टू क्यों लेते हैं साथियों, इस बात को हम क्लियर करेंगे। तो यहां पर नोट नंबर फर्स्ट के अंदर आप देख सकते हो कि W बराबर AZ प्लस B बट्टे के अंदर CZ प्लस D होता है। अगर यहां से ऊपर में A और नीचे यहां पर C अगर बाहर जबरन कॉमन लेता हूं तो देखिए स्टूडेंट्स, यहां पर अंदर मेरे पास मान ऊपर तो Z प्लस B बट्टा A बचता है और नीचे Z प्लस D बट्टा C बचता है साथियों। और ABCD यहां पर अचर मान है समीकरण। तो यहां पर AD और बराबर BC, अगर मैं AD माइनस BC का मान अगर 0 लेता हूं तो क्या केस बनता है? तो यहां पर B बट्टा A का मान है वो D बट्टा C के इक्वल आ जाता है। तो यहां पर देखिए स्टूडेंट्स, B बट्टा A और यहां पर भी B बट्टा A, तो ये मान तो कैंसिल हो जाएंगे। तो यहां पर W बराबर A बट्टा C मान बचता है मेरे पास। A और C समीकरण अचर है, तो हम कह सकते हैं कि W का मान है वो अचर मान आ चुका है। अचर मान आने का अर्थ ये हुआ साथियों, मैं एक बार ग्राफ की सहायता से समझाने की कोशिश करता हूं। Z समतल मेरे पास ये है कोई, और Z समतल अर्थात हम कह सकते हैं कि FZ या W बराबर मेरे पास अचर मान आ चुका है। यहां पर कोई भी यहां पर प्रांत D के अंदर हम कोई भी कॉम्प्लेक्स नंबर उठा सकते हैं, और इसका मैं रूपांतरण W समतल के अंदर अगर निकालता हूं तो मेरे पास एक फिक्स वैल्यू या कांस्टेंट मान आता है साथियों। और इसको तो हम मोबियस रूपांतरण या द्विरेखिक रूपांतरण नहीं कह सकते, तो ये केस तो फेल हो जाता है। अगर हम AD माइनस BC बराबर 0 ले लेते हैं तो हमारे पास साथियों एक कांस्टेंट मान आ जाता है, जो कि मोबियस या द्विरेखिक रूपांतरण की वास्तविक डेफिनेशन नहीं है। अब उसके बाद में सेकंड केस देखिए स्टूडेंट्स, FZ बराबर AZ प्लस B और बट्टे CZ प्लस D। FZ बोल दीजिए या W बोल दीजिए, एक ही बात है साथियों। अब यहां पर इसका मैं अवकलन कर देता हूं।
अंश बट्टा हर वाला जो फॉर्मूला है इसकी सहायता से मैंने अवकलन कर दिया है। हर का स्क्वायर, हर को छोड़ दिया, अंश का अवकलन, और इस फॉर्मूले से अवकलन करने पे यहाँ पर ए सी जेड ये कैंसिल हो चुका है मान। तो ऊपर मेरे पास देखिए साथियों AD माइनस BC बचता है। अगर यहाँ पर AD माइनस BC का मान अगर साथियों में 0 ले लेता हूं तो F डैश Z है वो 0 प्राप्त हो जाता है। और इसका अर्थ ये हुआ अनुकोण जो प्रतिचित्रण की जो वास्तविक डेफिनेशन है वो इसको अलाउ नहीं करती है। किसी भी राशि का यहाँ पर जो कॉम्प्लेक्स नंबर है उसके अंदर यहाँ पर F डैश Z अगर 0 आ चुका है तो वो अनुकोण प्रतिचित्रण की वास्तविक परिभाषा नहीं है। और किसी भी राशि का अवकलन 0 आने का अर्थ ये हुआ ऊपर जो पहले मान है वो कांस्टेंट मान है, और कांस्टेंट का अवकलन क्या आता है 0। तो फिर यही केस बनने वाला है। यहाँ पर हम जेड समतल के अंदर कोई भी अगर प्रांत D में से कोई भी एलिमेंट उठाते हैं तो W समतल के अंदर पर्टिकुलर एक कांस्टेंट मान यहाँ पर अचर मान प्राप्त होता है, जो कि द्विरेखिक रूपांतरण के लिए यहाँ पर जो डेफिनेशन है उसको अलाउ नहीं करता है। इस प्रकार मैं आशा करता हूं कि हम AD माइनस BC का मान नॉट इक्वल टू क्यों लेते हैं ये बात आपको अच्छी तरीके से समझ में आ चुकी है साथियों। उसके बाद में आपकी बुक के अंदर 5.3 जो थ्योरम दी गई है वो साथियों यहाँ पर द्विरेखिक रूपांतरण W बराबर AZ प्लस B और मैन बटे के अंदर CZ प्लस D प्रारंभिक रूपांतरणों का संयुक्त है। प्रारंभिक रूपांतरण या रेखिक रूपांतरण के अंदर हमने पहले साथियों स्थानांतरण, घूर्णन, आवर्धन, घूर्णन आवर्धन और प्रतिलोमन इन इतने टॉपिकों का अध्ययन किया होगा। अगर यहाँ पर इस द्विरेखिक रूपांतरण के अंदर इतने गुणधर्म अगर हम दिखला दें तो ये फिर इसका संयुक्त रूप बन जाएगा। और मैं बुक से हटकर आपको करवाने वाला हूं इस क्वेश्चन को। तो देखिए स्टूडेंट्स, यहां पर भी जेड की अधिकतम पावर 1 है और यहां पर भी 1 पावर है, तो हम अंश के अंदर हर का भाग लगा देंगे तो भाग A बट्टा C बार जाएगा पहले पोत। तो देखिए स्टूडेंट्स W बराबर A बट्टा C, यहां पर जो शेष फल बचा है इसको ऊपर लिख देंगे, फिर हम जिसका भाग लगा रहे हैं वो यहां पर लिख देंगे। इस तरीके से लिखने के बाद में यहां पर देखिए स्टूडेंट्स C है वो लघुत्तम बन जाएगा। C लघुत्तम लेने के बाद में ऊपर BC माइनस AD बचेगा। नीचे साथियों हम जबरन C कॉमन ले सकते हैं ताकि हम यहां पर स्थानांतरण की जो डेफिनेशन है वो बना सके। और स्थानांतरण की डेफिनेशन हम जानते हैं कि W बराबर Z प्लस अल्फा होता है। तो यहां पर देखिए स्टूडेंट्स नीचे में मेरे पास C स्क्वायर बचेगा और इंटू Z प्लस D बटा C होएगा, ऊपर BC माइनस AD बन जाएगा। तो W का मान मेरे पास ये निकल कर आ चुका है। और इस पूरे मान के अंदर ये सभी जो टॉपिक है प्रारंभिक रूपांतरण है वो विद्यमान है साथियों। और विद्यमान किस प्रकार से है इसकी व्याख्या मैं नीचे कर रहा हूं। मैं जेड समतल यहां पर लेकर चल रहा हूं। जेड समतल के ऊपर मैं पहले स्थानांतरण लगाता हूं। स्थानांतरण की डेफिनेशन ये होती है कि जेड के अंदर में कोई अल्फा, यहां पर कॉम्प्लेक्स नंबर ही है साथियों, अल्फा एंगल नहीं है। अल्फा का मान स्थानांतरण के अंदर हमने A प्लस आयोटा B लिया है वहां पर। तो यहां पर देखिए स्टूडेंट्स, ये मान आपको इसके अंदर W के अंदर मिलेगा। Z के अंदर कोई राशि यहां पर ऐड ये हो रही है कि D बट्टा C, यहां पर समीसर अचर मान है साथियों। और वहां पर भी अल्फा के अंदर A और B मेरे पास समीसर अचर थे साथियों। तो यहां पर Z प्लस D बटा C, मतलब यहां पर स्थानांतरण वाली प्रॉपर्टी तो लगती है साथियों। उसके बाद में प्रतिलोमन का अर्थ ये होता है 1 बट्टा Z मान मिल जाए, तो 1 बट्टा Z भी यहां पर मिल रहा है। BC माइनस AD और मैन बट्टे के अंदर C स्क्वायर, ये तो पूरा कॉन्स्टेंट मान है साथियों। और केवल मेरे पास 1 बट्टा Z प्लस D बटा C ये प्रतिलोमन की डेफिनेशन को पूरा करता है। उसके बाद में मैं एक साथ घूर्णन और आवर्धन लगा देता हूं साथियों। आवर्धन के अंदर हमने W बराबर CZ वाला फॉर्मूला पढ़ा होगा। और यहां पर आप देख सकते हो कि एक साथ में हमने W बराबर बीटा Z भी पढ़ा होगा। तो यहां पर आप देख सकते हो कि BC माइनस AD और मैन बट्टे के अंदर C स्क्वायर और 1 बटा Z प्लस D बटा C, ये जो कॉन्सेप्ट है वो साथियों आवर्धन और घूर्णन को पूरा कर रहा है। उसके बाद में यहां पर अगर मैं स्थानांतरण और लगा देता हूं, स्थानांतरण लगाने का अर्थ ये हुआ इस पूरे मान के अंदर A बटा C एक बार और ऐड हो जाए तो यहां पर मेरे पास जो W समतल है वो प्राप्त हो जाता है। इस प्रकार यहां पर इसके अंदर जो यहां पर चारों के चारों मान है वो हमने दिखला दिए। तो इस प्रकार हम कह सकते हैं कि द्विरेखिक रूपांतरण W के अंदर प्रारंभिक रूपांतरणों का क्या होता है, पालन होता है, या हम कह सकते हैं इसका संयुक्त रूप है। तो इस प्रकार मैं आशा करता हूं कि जो 5.3 थ्योरम है वो आपको समझ में आ चुकी है और आपकी बुक के अंदर अजीब तरीके से किया हुआ है साथियों। मैं आशा करता हूं कि ये जो मैंने आपको पार्ट बताए हैं अलग अलग से व्याख्या करके, ये आपको समझ में आ चुके हैं।
उसके बाद में प्रमेय 5.4 देखिए स्टूडेंट्स, प्रत्येक द्विरेखिक रूपांतरण वृत्त या सरल रेखा को वृत्त या सरल रेखा में प्रतिचित्रित करता है। तो यहाँ पर देखिए स्टूडेंट्स, कुछ जो सामान्य कॉन्सेप्ट होते हैं समतल से संबंधित, उनका हमें पूर्व नॉलेज होना चाहिए। माना कि जेड समतल में किसी भी वृत्त का जो समीकरण होता है वो ये होता है साथियों, ए जेड इंटू जेड का बार प्लस बी जेड और प्लस बी बार जेड बार प्लस सी बराबर 0। इसे इक्वेशन हम फर्स्ट मान लेते हैं। इसके अंदर साथियों ये इक्वेशन ही इंपॉर्टेंट है। अगर ये इक्वेशन आपको याद है तो आगे का पोर्शन तो हमें यहाँ पर सरलीकरण करना है और कुछ ही नहीं है। यहाँ पर जहाँ ए और सी वास्तविक और बी समीसर ए से अचर है कि बी इंटू बी बार ग्रेटर देन ए सी, और ए का मान अगर 0 होने पर समीकरण फर्स्ट सरल रेखा को क्या है व्यक्त करेगा। ये तो सामान्य नॉर्मल बात है। आपको ये जो इक्वेशन फर्स्ट है वो याद होनी चाहिए साथियों। हम जानते हैं कि जो द्विरेखिक रूपांतरण के अंदर जो W का मान है वो ए जेड प्लस बी और मैन बट्टे के अंदर सी जेड प्लस डी होता है। इसको इक्वेशन सेकंड मान लेते हैं। और जो इक्वेशन सेकंड है, इस सेकंड इक्वेशन की सहायता से मैं यहाँ पर इस तरीके से W के बट्टा में 1 लगाकर यहाँ पर Z का जो मान है वो निकाल लेता हूं, और Z का मान है वो माइनस डी डब्ल्यू प्लस बी और मैन बट्टे के अंदर सी डब्ल्यू माइनस ए प्राप्त हो जाता है। इसको इक्वेशन थर्ड मान लेते हैं। कोई एक द्विरेखिक रूपांतरण है, इस रूपांतरण के अंतर्गत समीकरण फर्स्ट का प्रतिबिंब होगा वो यहाँ पर देखिए स्टूडेंट्स, जो पहली इक्वेशन हमने निकाली है उसके अंदर मान पुट कर देता हूं। जेड का मान हमने निकाल लिया है, जेड का बार भी निकाल लेंगे। जेड का बार देखिए स्टूडेंट्स यहाँ है, तो यहाँ पर आप देख सकते हो ए का तो ए आ जाएगा, जेड का मान यहाँ पर रख दिए और जेड बार का मान है वो मैंने यहाँ पर रख दिए। जो इक्वेशन फर्स्ट हमने यहाँ पर माननी है, वृत्त का इक्वेशन मानना है, उसके अंदर सभी मान हम पुट कर देंगे। जेड हमने निकाल लिए और जेड का बार भी हम निकाल लेंगे। तो यहाँ पर आप देख सकते हो कि ए और जेड का मान ये रख दिए, जेड का बार का मान रख दिए, उसके बाद में बी और उसके बाद में जेड का मान रख दिए और प्लस का चिन्ह और फिर बी बार, फिर हमें जेड बार का मान लिखना है तो जेड बार लिख दिए प्लस सी बराबर 0। अब यहाँ पर आप देख सकते हो नीचे सी डब्ल्यू माइनस ए और इंटू सी बार डब्ल्यू बार माइनस ए बार, नीचे लघुत्तम ले लेंगे। लघुत्तम लेने के बाद में ऊपर देखिए स्टूडेंट्स यहाँ पर सरलीकरण कर लेंगे। सरलीकरण तो आप कर सकते हो साथियों। सरलीकरण करने के बाद में आप आगे देखिए स्टूडेंट्स, जब सरलीकरण करोगे तो यहाँ पर W और W बार जो राशियां हैं उनके नीचे इस तरीके से मैंने यहाँ पर संकेत लगा रखे हैं, 4 मान आपको मिलेंगे। और W बार है उनको हम एक साथ लिख लेंगे और W के जो मान है उनको हम एक साथ लिख लेंगे। जो W के मान है वो इस तरीके से मैंने राइट के चिन्ह यहाँ पर लगा रखे हैं। अब देखिए स्टूडेंट्स, अलग अलग हम यहाँ पर कॉमन लेने के बाद में मेरे पास जो इक्वेशन प्राप्त होंगी वही हमारा परफेक्ट आंसर होने वाला है। अंत तक जुड़े रहिए। यहाँ पर अगर आप W और W बार कॉमन लेते हो तो अंदर ये मान बचेगा, और अगर आप W बार कॉमन लेते हो तो अंदर ये मान बचेगा साथियों, और W बार अगर आप बाहर कॉमन लेते हो तो ये मान बचेगा। और उसके बाद में जो मान शेष रह जाता है इसको हम एक साथ लिख लेते हैं और इसको इक्वेशन 4 बोल देते हैं। उसके बाद में देखिए स्टूडेंट्स, इस पूरे मान को मैंने यहाँ पर जो लाल पेन से नीचे छायांकित किया है इसको मैंने अल्फा बोल दिया है। तो यहाँ पर ताकि ये लंबा मान है वो हमें बार बार में नहीं लिखना पड़े, तो यहाँ पे अल्फा W इंटू W बार प्लस अगले मान को मैंने बीटा बोल दिया है साथियों, बीटा और यहाँ पर W और प्लस आगे देखिए स्टूडेंट्स बीटा W बार, और या हम इसको देखिए स्टूडेंट्स यहाँ पर जो समीसर आचार है उसके ऊपर बार लगाने का कोई अर्थ नहीं रहता है। यहाँ पर बुक के अंदर इस मान को भी बीटा बोला गया है और इसको भी क्या है बीटा बोला गया है। तो आप चाहें तो बीटा बोल सकते हो या फिर इसको अलग नाम बीटा 1 ले सकते हो, इससे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है, क्योंकि जो कॉन्जुगेट होता है वो किसी भी समीसर अचर पे लगाने पे कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। तो यहाँ पर आप कह सकते हो कि जो मेरे पास अल्फा W बार प्लस बीटा W प्लस बीटा 1 W बार प्लस गामा, और इस मान को मैंने गामा नाम दिया है। जो इक्वेशन मेरे पास ये प्राप्त होती है इससे स्पष्ट है कि अल्फा और गामा वास्तविक है, W तथा W बार के गुणांक संयुग्मी समीसर है। अतः समीकरण 4 वृत्त या सरल रेखा को व्यक्त करता है। परिणामतः द्विरेखिक रूपांतरण के अंतर्गत वृत्त या सरल रेखा का प्रतिचित्रण वृत्त या सरल रेखा ही होती है साथियों। तो ये थ्योरम है वो भी आपको अच्छी तरीके से समझ में आ चुकी है साथियों।